दोस्तों मुंबई से सटा हुआ माथेरान एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है। हर साल यहाँ पर कई सारे लोग आकर पिकनिक मनाते हैं, घूमते फिरते हैं और अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन को एंजॉयमेंट लेते हैं। लेकिन 11 दिसंबर 2021 को एक ऐसी घटना घटती है जो माथेरान के साथ साथ पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख देती है। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि 11 दिसंबर 2021 को कैसे एक शातिर रूप से एक कत्ल को अंजाम दिया गया और कैसे इस कत्ल का इतना फुल प्रूफ प्लान तैयार होने के बावजूद भी इस कत्ल की गुत्थी को वहाँ की पुलिस ने सुलझा लिया और इस तरीके से एक कातिल का इस तरीके से सनसनीखेज खुलासा होता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं अनुराग आज आपका सच्ची घटना में स्वागत करते हैं। जब एक कातिल अपने ही बने बनाए जाल में फंस जाता है। इस पूरी घटना के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों हुआ यूं कि जब एक कपल यहाँ पर घूमने के लिए आता है तो घूम फिर कर वो रात के 11 बजे के आसपास एक कॉटेज में रुकते हैं। वहाँ पर कॉटेज में रुकने के बाद उस कॉटेज का जो मालिक होता है केतन रामड़े, उसकी कॉटेज में रुक कर ये लोग रात भर ठहरते हैं। लेकिन सुबह उठने के बाद भी ये लोग अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, सुबह काफ़ी देर बीत जाती है, तो एक दो बार स्टाफ आकर चेक करता है लेकिन इस तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद सुबह 11-12 बजे के आसपास जब इस रूम का दरवाज़ा नहीं खुलता है और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही होती है, तो इस कॉटेज का मालिक केतन रामड़े और उसका स्टाफ मिलकर एक मास्टर की मदद से इस होटल के रूम को खोलते हैं। दोस्तों इसके बाद जब कॉटेज का मालिक केतन रामड़े उस होटल में उस रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। आसपास जब नज़र दौड़ाने के बाद बाथरूम में जब उसकी नज़र पड़ती तो वो देखता है कि कुछ खून के छींटे थे जो यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। ऐसा देखकर वो सन्न रह जाता है। तत्काल उस कमरे में और भी चीज़ों की तलाश होती है तो उसे बेड के नीचे एक सिर कटी हुई एक नंगी लाश मिलती है जो कि पूरी तरीके से नंगी थी। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और पुलिस के इंस्पेक्टर संजय बांगड़े आकर उस केस को अपने हाथ में लेते हैं, तत्काल जांच करना शुरू कर देते हैं। कौन थी वो महिला, किस तरीके से उसका कितनी बेदर्दी के साथ इस जगह पर कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद वो कातिल था कौन, इस तरीके के कई सारे सवालात जो थे वो पुलिस के दिमाग में कौंध रहे थे। तत्काल पुलिस उस कॉटेज का रजिस्टर मंगवाती है जहाँ पर एंट्री की गई थी। उस रजिस्टर में उस जो कपल ने एंट्री की थी तो उस कपल का नाम अमजद खान और रुबीना बेगम के नाम से एंट्री किया गया था। पुलिस को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये जो कपल ने एंट्री की है, ये जो नाम लिखे हैं, ये नाम गलत लिखे हैं, ये फेक नाम है। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने स्तर से जांच पड़ताल की और जो पुलिस का शक था वो सही सिद्ध हुआ। दरअसल उस पते पर जो व्यक्ति रहते थे वो कोई और ही थे और ये नाम और पता फर्जी लिखवाए गए थे। एक बार फिर से पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। अब पुलिस ये सोचती है कि इस कपल के बारे में और ज़्यादा जानकारी कहाँ से जुटाई जाए। यहाँ तक कि उस लाश की आइडेंटिटी को छिपाने के लिए उस लाश के जो बॉडी पर टैटू बना हुआ था उसे भी नुकीली चीज़ से, नुकीली चाकू से खुरच दिया गया था, ताकि उस टैटू की मदद से पुलिस ये ना पता कर सके कि ये लाश है किसकी, ये टैटू किसका है। इस सर को खोजने की तलाश में और पुलिस उस बॉडी की शिनाख्त करने के प्रयास में जुड़ जाती है। तत्काल आसपास के एरिया की पुलिस को इत्तला किया जाता है। पुलिस की टीम मिलकर माथेरान के पास उस पिकनिक स्पॉट के आसपास की उस घाटी के एरिया में तलाश शुरू कर देती है। आसपास होता यूँ है कि इस तरीके के एरिया में जो बंदर होते हैं वो खाने पीने की चीज़ों को और यात्रियों के कुछ पर्स को, कुछ सामानों को यहाँ वहाँ छीन कर लेकर चले जाते हैं। इस केस में भी यही हुआ। जब पुलिस ने एक देखा कि बंदरों के द्वारा कुछ छींटे गए सामान हैं, कुछ फेंके गए सामान हैं, यहाँ वहाँ गिरे हुए हैं और उसमें एक महिला का पर्स भी मिला। जब पुलिस ने उस पर्स को उठाया और उस पर्स में जब पुलिस ने देखा कि एक मेडिकल स्टोर, जिसे गुड़गांव के एक मेडिकल स्टोर के एड्रेस का नाम लिखा हुआ था, तो पुलिस को सबसे पहला सुराग, सबसे पहला क्लू मिल जाता है। और उसके बाद पुलिस की एक टीम गोरेगांव की उस मेडिकल शॉप पर जाती है और उस बैग के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। वहीं संजय बागड़ की दूसरी टीम जो थी वो इस कॉटेज में जब सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो था वो करीब भोर में इधर उधर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। रात में ये लोग एंट्री करते हुए तो साथ में दिखाई पड़े थे, लेकिन जब भोर में सुबह 4 बजे के आसपास ये व्यक्ति जा रहा होता है तो ये अकेला ही जा रहा होता है और इसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग होता है। दोस्तों इसके बाद जब पुलिस उस व्यक्ति को देखती है तो ये समझ जाती है कि दरअसल यही वो व्यक्ति है जो इस महिला के साथ रात में होटल में रुका था और इसके बाद सुबह होते ही ये व्यक्ति चुपचाप उस बैग को लेकर निकल गया और उसके हाथ में एक प्लास्टिक का संदिग्ध बैग भी था, जिसे देखकर पुलिस को गहरा शक महसूस होता है। इसके बाद पुलिस को एक गहरा सबूत मिल जाता है। एक बड़ा सबूत मिलने के बाद इधर पुलिस की जो टीम खाड़ी के आसपास जांच पड़ताल कर रही थी, घाटी में सबूत को खोज रही थी, तो उसे एक प्लास्टिक की थैली में एक सिर मिलता है जो कि उसी महिला का था
जो इस चीज़ की लाश उस कॉटेज में बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस की टीम जब उस सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति के हाथ में जो प्लास्टिक की थैली थी और जो पुलिस को थैली बरामद हुई थी, उसकी जाँच करती तो पाती कि ये दोनों सेम ही हैं। इसके बाद पुलिस की एक और टीम जो कि उस गोरेगाँव में उस मेडिकल शॉप पर जाँच-पड़ताल कर रही थी, उससे भी उसे पुलिस को संदिग्ध सुराग के कुछ सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद ये सिद्ध हो जाता है कि ये महिला का कटा हुआ सिर और उधर गोरेगाँव के उस मेडिकल शॉप से जो दवाइयाँ और जो चीज़ें खरीदी गई थीं, ये दोनों एक ही महिला के नाम पर बिल लिए गए थे, जिसका नाम था पूनम पाल। ये पूनम पाल नाम की महिला अपने पति के साथ माथेरान के इस हिल स्टेशन में घूमने के लिए आई थी। लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं था कि दरअसल उसकी ये जगह उसकी फाइनल डेस्टिनेशन बन जाएगी और यहीं पर उसकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है। पुलिस जब इस महिला के उस पेमेंट की डिटेल्स निकलवाती है तो ये पता चलता है कि दरअसल पेमेंट जो किया गया था वो एक यूपीआई आईडी से किया गया था। ये यूपीआई आईडी उस महिला के पति यानी राम सुलोचन पाल का था। ये राम सुलोचन पाल का जब मोबाइल का आईडी निकल जाता है तो पुलिस उसकी यूपीआई आईडी से उसका मोबाइल नंबर निकलवा लेती है। मोबाइल नंबर निकलवाने के बाद पुलिस तत्काल उस व्यक्ति के पास उसकी कॉल डिटेल की उसकी लोकेशन निकलवाती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति वहीं पास के ही एक एरिया में रहता है। और इधर उस महिला की जो लोकेशन थी, जो लास्ट लोकेशन थी, उसके पास भी इसी व्यक्ति का मोबाइल डिटेल का लोकेशन जो होता है, वो मिल जाता है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि दरअसल इस महिला पूनम पाल की कत्ल की इस साजिश में कहीं न कहीं से इस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा रोल है, कहीं न कहीं से इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। तत्काल पुलिस उस व्यक्ति के घर पर पहुँचती है और घर पर पहुँचकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है। जैसे ही उस व्यक्ति यानी राम सुलोचन पाल को हिरासत में लिया जाता है, वो हड़बड़ा जाता है। वो ये कहता है कि दरअसल वो तो खुद ही अपनी पत्नी को ढूँढने के लिए परेशान है और तरह-तरह से बहाने बनाना शुरू कर देता है। जब पुलिस उससे ये पूछती है कि क्या तुमने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है? तो उसके जवाब में ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने अब तक दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन मैं अपने स्तर से ही उसे ढूँढने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके अपने स्टेशन लेकर आती है। स्टेशन में जब उससे पूछताछ होती है, उससे तफ्तीश की जाती है, तो उसने जो चौंकाने वाले खुलासे किए, वो सभी को हैरान कर देते हैं। दरअसल राम सुलोचन पाल ने ये बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था और दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। लेकिन जो राम सुलोचन पाल था, वो अपनी पत्नी से बातों ही बातों में ये पूछ लेता है कि क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? तो जिसके जवाब में पूनम पाल अपने पति को बहुत अच्छा और एक ओपन माइंडेड हस्बैंड समझकर उसे सारा सच बता देती है। दरअसल वो ये कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड रहा है और जिसके साथ उसकी कभी न कभी बातचीत भी होती रहती है। एक रोज़ राम सुलोचन पाल ने अपनी पत्नी पूनम को उससे बातचीत करते हुए भी देख लिया था। इसके बाद राम सुलोचन पाल अपने दिमाग में ये घर कर बैठता है कि दरअसल हो न हो मेरी पत्नी का अब भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा है, ये उसके साथ बातचीत कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। और एक रोज़ बातों ही बातों में उसका ये भी पता चल जाता है कि उसकी पत्नी पूनम का उसके बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा है। इस कुंठा में इस चीज़ को सोचकर उस पति का हमेशा खून खौला करता था। वो ये सोचा करता था कि दरअसल वो एक ऐसी पत्नी के साथ रह रहा है जिसने शादी से पहले ही फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए, उसके साथ धोखा हो गया है और वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। इन सारी चीज़ों को सोचकर उसके पति राम सुलोचन ने ये सोचा कि अब उसे अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटा देना ही बेहतर होगा और वो उसके साथ रहने के लायक नहीं है। ऐसा सोचकर राम सुलोचन पाल ने अपनी पत्नी के साथ एक पिकनिक पर घूमने का प्लान बनाया और इसके बाद ये लोग 11 दिसंबर 2021 को माथेरान में जाकर घूमते फिरते हैं। रात को भोजन पानी करने के बाद एक कॉटेज में आकर रुकते हैं। कॉटेज में रुकने के बाद ये लोग रात में जब होते हैं, एक साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसके बाद ये पति अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। इसके बाद उसे पूरी तरीके से निर्वस्त्र करता है, उसके सिर पर उसकी गला दबाकर तकिए से हत्या कर देता है और इसके बाद जब वो पत्नी मर जाती है तो उसके सिर को धारदार हथियार से काट कर अलग कर देता है। वो यहीं पर नहीं रुकता है, इसके बाद वो उस लाश के उस सिर को लेता है और प्लास्टिक की थैली में भरता है और उस पत्नी के पास से जितनी भी सारे उसकी आइडेंटिटी प्रूफ थी, जो कि उसके आधार कार्ड, उसकी मेडिकल डिटेल्स थी और उसकी जो भी सारी चीज़ें जो जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके, उन सारी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेता है। यहाँ तक कि उसने उस चाकू की मदद से अपनी पत्नी के पास जो उसकी टैटू बनाए हुए थे, उस टैटू को भी हाथों से खुरच डालता है, चाकू से उसकी उस टैटू को मिटा देता है जिससे ये कहीं से भी सिद्ध ना हो सके, कहीं से भी ये पता न चल सके कि दरअसल वो उसी की पत्नी है, उसकी शिनाख्त न हो सके। इस तरीके से जब उसे पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है कि अब उसकी बॉडी की शिनाख्त कोई नहीं कर सकता है, तो वो चुपचाप बिना किसी को बताए हुए
सुबह में 3 से 4 बजे के आसपास उस कॉटेज से निकलता है और निकल कर जाकर वो उसी घाटी में उस बॉडी के उस मेन पार्ट यानी सिर को प्लास्टिक की थैली में जो उसने भरा हुआ था उसे उठाकर फेंक देता है। इसके बाद वो चुपचाप अपने घर पर आ जाता है और अपनी डेली लाइफ बिताने लगता है। लेकिन कहते हैं कि जब पुलिस किसी स्तर पर काम करना शुरू करती है तो वो कातिल को 7 ज़मीन के नीचे से भी खोज कर निकाल लेती है। इस केस में भी यही होता है, जब पुलिस ने बंदरों की मदद से जो इधर-उधर सामान फेंके गए थे, उसमें उस महिला का एक मेडिकल स्टोर का बिल जो होता है वो उसे मिल जाता है और गोरेगाँव मेडिकल स्टोर का ये जो बिल पुलिस को बरामद होता है, पुलिस उसकी मदद से उस कातिल तक पहुँच जाती है और उस कातिल को आज हिरासत में लेकर पुलिस गिरफ्तार करती है। पूछताछ करने के बाद सारे सबूतों को लगाकर चार्जशीट बनाकर पुलिस अदालत में पेश करती है, जहाँ से अदालत से द्वारा उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, 24 घंटे के भीतर-भीतर या 1 से 2 दिन के भीतर-भीतर पुलिस ने इस पूरे केस को तत्काल ही सॉल्व कर लिया था और इधर जो कातिल है, जो राम सुलोचन पाल नाम का व्यक्ति है, जिसने अपनी पत्नी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया, वो आज जेल की सलाखों के पीछे है और अपनी करनी की सज़ा भुगत रहा है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो केसेस होते हैं, वो हमारे समाज में हमारी विकसित मानसिकता को बताते हैं, दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि अगर आपकी पत्नी, आपके पति आपके साथ लॉयल हैं और अगर उनसे कोई गलती होती भी है तो आपको उन्हें माफ़ करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। दरअसल जो रिश्ता होता है वो किसी शारीरिक ज़रूरत पर नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और भरोसे की नींव पर टिका होता है। जब ये नींव ही दरक जाए तो रिश्ता टूटना स्वाभाविक है। कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट में अपने नाम को अपने शहर के नाम के साथ ज़रूर लिखिए। हम आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पब्लिश करेंगे। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें, सुरक्षित रहें और हाँ, पिकनिक स्पॉट्स पर अलर्ट रहना।